नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, वर्क एजुकेशन की सीरीज चल रही है, आपकी कार्य शिक्षा की आपकी सीरीज चल रही है, जिसमें डेली हम एक एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीएफ के बारे में, कंटेम्प्रेरी रिलीवेंस ऑफ नई तालीम, वर्क एजुकेशन एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट एज पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005। मतलब जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है एनसीएफ जिसको हम कहते हैं, उसके अनुसार नई तालीम, कार्य शिक्षा और सामुदायिक व्यस्तता कम्युनिटी एंगेजमेंट, इसकी समकालीन प्रासंगिकता क्या है, कंटेम्प्रेरी रिलीवेंस क्या है इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। एक बात और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके पूरे चांस है कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। दोस्तों, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार हमें यह बताना है कि जो हमारी नई तालीम है, जो कार्य शिक्षा है, ये कहें तो सामुदायिक एंगेजमेंट है, सामुदायिक व्यस्तता है, इसकी आज के समय में समकालीन प्रासंगिकता क्या है, कंटेम्प्रेरी रिलीवेंस क्या है। तो पहले हम एनसीएफ को देख लेते हैं कि एनसीएफ क्या है। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 या एनसीएफ 2005, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इज़ द फोर्थ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, चौथा हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, जो कि 2005 में पब्लिश किया गया था। किसके द्वारा? बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि एनसीईआरटी, जिसको हम इनिशियल फॉर्म में कहते हैं, इसके द्वारा यह पब्लिश किया गया था। इट्स प्रोसीजर्स वर पब्लिश्ड इन 1975। Its predecessors were published in 1975, 1988 और 2000। इससे पहले इसी से ही रिलेटेड जो इसके प्रेडिसेसर्स थे, इसके जो पूर्ववर्ती थे, वो 1975 में पब्लिश किया गया था, उसके बाद 1988 में किया गया, उसके बाद 2000 में किया गया। फाइनली ये 2005 का करिकुलम फ्रेमवर्क आया। NCF 2005 serves as a guideline for syllabus, textbook and teaching practice for the school in India। नाम से पता चल रहा है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम का पूरा फ्रेमवर्क है। किस कंडीशन में, किस लेवल पर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाना चाहिए, किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, इस सब के बारे में बात की गई है इस फ्रेमवर्क में। ठीक है, तो इस फ्रेमवर्क में सिलेबस, टेक्स्ट बुक, टीचिंग मेथड्स, टीचिंग प्रैक्टिस, इन सभी के बारे में बात की गई है। क्या क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं? 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एनसीएफ 2005। पहला है कि कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड स्कूल्स, ज्ञान को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ना, यानी कि जो नॉलेज है आपकी, वो आपके स्कूल से बाहर का जो जीवन है, जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जो डेली लाइफ है लोगों की, जो असली जीवन है, उससे जोड़ना, बाहरी जीवन से जोड़ना। इंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट्स फ्रॉम रूट मेथड्स, ये निश्चित करना कि जो लर्निंग की जो रोट मेथड है, यानी कि जो रटन विधि है, अब उसको ख़त्म किया जा सके। यानी कि कुल मिला के ये है कि जो शिक्षण की रटन विधि है, उसको बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त करना। नेक्स्ट है एनरिचिंग करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, करिकुलम को इतना एनरिच करना कि ये टेक्स्ट बुक से आगे जा सके। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि जो टेक्स्ट बुक में है बस वही पढ़ाएं, टेक्स्ट बुक से आगे निकल कर डेली लाइफ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ टाइम टू टाइम कराई जानी चाहिए। मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटिंग देम विद क्लासरूम लाइफ, जो एग्जामिनेशन है उसको और ज़्यादा फ्लेक्सिबल किया जाए, लचीला किया जाए, और कक्षा को जो जीवन है उसके साथ एकत्रित किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए। नर्चरिंग एंड ओवरराइडिंग identity informed by caring concern within the democratic polity of the country, देश की जो लोकतांत्रिक चिंता है, देश की तो जो लोकतांत्रिक राजनीति है, उसमें चिंताओं को ध्यान रखते हुए बहुत ज़्यादा व्यापी पहचान का जो है उसका पोषण करना चाहिए। तो ये तो 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे। इन 5 गाइडिंग प्रिंसिपल से अलग एनसीएफ ने कुछ और पॉइंट्स थे जिन पर एम्फसाइज किया, जिन पर अपना फोकस किया। क्या थे?
लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के सीखना, बच्चों पर किसी तरह का कोई बोझ नहीं होना चाहिए। लर्निंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का अधिगम हो और उसका निर्माण हो। बच्चे जो हैं वो खुद नॉलेज को सीखे भी और नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें, खुद नॉलेज का निर्माण करें, यानी कि खुद एक्टिविटीज़ में लगकर खुद एक्टिविटीज़ से अपने आप कुछ ना कुछ सीखे। नॉलेज इज डिफरेंट फ्रॉम इंफॉर्मेशन, जो ज्ञान है वो सोचना से बिल्कुल अलग है। सोचना का ये हो गई, आपको किताब में कोई फैक्ट देखने को मिल गया, कोई प्रिंसिपल आपको मिल गया, तो वो तो हो गई इन्फॉर्मेशन। ज्ञान होता है उसके बारे में पूरी तरह से आपको, इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको पूरी सब कुछ पता हो कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है, कैसे आई है, क्या इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके बारे में पूरा का पूरा ज्ञान होना। ज्ञान और सूचना में क्या अंतर है, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के में क्या डिफरेंस है, इसके लिए मैंने पूरी इंडिविजुअल वीडियो बनाई गई है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम का जो आपका पेपर है उस प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ जाकर आप इसके में बीच में डिफरेंस भी देख सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एंड क्रिएटिविटी, हमें ज्ञान और रचनात्मकता के निर्माण के लिए सीखने के अनुभवों को आयोजन करना चाहिए। एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग को ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। कनेक्टिंग नॉलेज अक्रॉस डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज फॉर इंसाइटफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ज्ञान के व्यवहारिक निर्माण के लिए अनुशासनात्मक सीमा जो है उसके पार ज्ञान को जोड़ना, यानी कि कुल मिलाकर यही है, एक ही बात है कि डेली लाइफ से ज्ञान को, नॉलेज को जोड़ना। लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन सोशल इश्यूज, सामाजिक मुद्दों पर महत्वपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करने के लिए अनुभवजन्य अधिगम कराना। प्लूरलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक एंड अदर मटेरियल्स इनकॉर्पोरेटिंग लोकल नॉलेज मेडिटेट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, पाठ्य पुस्तक और अन्य जो सामग्रियां हैं, जो मटेरियल है, उनकी बहुलता, उनकी प्लूरलिटी करना, जिसमें संवैधानिक मूल्य और सिद्धांतों के माध्यम से स्थानीय ज्ञान को शामिल किया गया हो। तो ये तो थे प्रिंसिपल्स, गाइडिंग प्रिंसिपल्स एनसीएफ के। अब बात करते हैं इन्होंने किस लेवल पर कौन से सब्जेक्ट्स की बात की थी। तो ये आपके सामने है जिसमें लेवल के अकॉर्डिंग, प्राइमरी लेवल के अकॉर्डिंग अलग सब्जेक्ट्स दिए, क्लास 6 to 8 अलग सब्जेक्ट दिए, 9 to 10 अलग सब्जेक्ट दिए, ये आप देख सकते हैं। जैसे प्राइमरी लेवल पर उन्होंने कहा कि सिर्फ बच्चों को मदर टंग पढ़ाई जाए, इंग्लिश का थोड़ा सा नॉलेज दिया जाए, मैथ्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, ईवीएस, वर्कशॉप, फिजिकल एजुकेशन। क्लास 6 to 8 आपको ये सब्जेक्ट कराने हैं, 9 to 10 ये सब्जेक्ट कराने हैं, उसके आगे 11 to 12 में ये सब्जेक्ट आपको कराने हैं। ठीक है, तो इस तरह से एनसीएफ ने अलग अलग डिवाइड किया गया था। अब बात ये आती है, जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि एनसीएफ के अकॉर्डिंग जो नई तालीम है, जो वर्क एजुकेशन है, जो कंटेम्प्रेरी, उसका क्या कंटेम्प्रेरी रिलीवेंस है, समकालीन प्रासंगिकता क्या है। तो आप देख सकते हैं, आपने एनसीएफ के बारे में देखा, आपको यहाँ पर पता चल गया कि एनसीएफ क्या होता था। वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर फोकस करती थी, रिटर्न विधि को बिल्कुल ही समाप्त करना चाहती थी। ठीक है, जो किताबी ज्ञान है उससे बिल्कुल दूर हटके ज्ञान देना चाहती थी कि लोग प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े। और आपने नई तालीम देखी, नई तालीम में भी तो यही है, एक्सपीरियंस लर्निंग आपने देखा, अनुभवजन्य अधिगम, हमने इन सभी टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक ये टॉपिक नहीं देखे हैं, पूरी वर्क एजुकेशन की हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें इस पेपर से रिलेटेड सारी वीडियोज हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो नई तालीम आपने देखी है, एक्सपीरियंस लर्निंग आपने देखा है, उन सब में भी तो यही है कि किताबी ज्ञान से हटकर डेली लाइफ नॉलेज दी जाए। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ की नॉलेज दी जाए, आपने जो स्कूल का जो ज्ञान है उसको डेली लाइफ से जोड़ा जाए, बच्चों को एक्टिविटी दी जाए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की जाए। वर्क एजुकेशन में भी तो यही है कि बच्चों को कोई ना कोई स्किल सिखाई जाए उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो एनसीएफ ने जो कहा वो सभी के सभी गुण, सभी के सभी प्रिंसिपल हमारी नई तालीम वर्क एजुकेशन में शामिल है। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि पूरी तरह से क्या क्या प्रासंगिकता है हम इसके बारे में बता सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।